हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में, जैसा कि हम लोग फिजिक्स वाला सेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसमें हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं, एक वीडियो कर चुके हैं, और वो लेक्चर था हमारा लाइट के नेचर पर डिपेंड था। मतलब लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट क्या होता है, इन सब बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, एपिसोड है, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन में कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से नियम हमको जानने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हमको समझने चाहिए। आज हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड A to Z चीज़ सीखेंगे। फिर आने वाले पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, इन सब पर कैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है। तो A to Z चीज़ आपको फिजिक्स की यहाँ पे मिलेगी। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपका होगा, अगर आपका कोई सलाह सुझाव या शंका होगा, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। खैर, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक पर। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स वाला सेशन। फिजिक्स का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने शुरुआत कर दी है किसकी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस टॉपिक पर, वो है हमारा प्यारा सा टॉपिक रिफ्लेक्शन। ये है यानी परावर्तन। ये आज का हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है, परावर्तन। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि परावर्तन क्या है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इसकी टाइप, इसकी कैटेगरी, इसका चीरफाड़, पोस्टमार्टम सब कुछ करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर लाइट किसी सरफेस पर टकरा करके वापस आ जाए तो उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर आप लाइट की किरणें भेजो और ये वापस चली जाए किधर भी, इधर उधर चारों तरफ, तो ऐसा जो घटना होगा, जो फिनोमेना होगा, उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है कि अगर प्रकाश किसी सरफेस पर टकराए और टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला जाए। अब मीडियम कहने का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो। जैसे सपोज़ करो कि हम लोग लाइट इधर से भेज रहे हैं और लाइट इधर ही वापस आ रहे हैं। मतलब ये जो आपका डिवाइडर है जिस पे टकराया है, इसके उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ज़रा सा भी उधर नहीं जाना चाहिए। अगर इधर वापस आ रहा तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज़ करो हमारे सामने कोई चीज़ हो, शीशा वगैरह हो, हम लोग उस पर लाइट को भेजें और लाइट वापस उसी तरफ आ जाए जिस तरफ भेजे थे, वहीं आए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं उसी तरफ आए। जैसे मान लो हम यहाँ से भेज रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं यहीं ऐसे ही आए, मतलब इसी तरफ कहीं भी आए तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। मतलब जिस तरफ से भेजा जाए उसी तरफ वापस आ जाए। मतलब क्या है, इसको ज़रा डिटेल में लिखते हैं। डिटेल में क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब होगा बाउंसिंग बैक, वापस आओ। आफ्टर हिट एनी सरफेस। अब यहाँ सरफेस को क्लियर मैं कर देता हूँ। सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस आपका
पॉलिश्ड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। नहीं होगा तब भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है। बाउंसिंग बैक आफ्टर हिट एनी पॉलिश्ड या स्पेलिंग मिस्टेक स्मूथ सरफेस, ऐसे सरफेस से अगर टकरा करके प्रकाश की किरण वापस आ रही तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ऐसा सरफेस होता तो रिफ्लेक्शन बेस्ट होता। अब अगर ऐसा सरफेस नहीं है तब भी रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, शीशे की बोतल तोड़ डाले, तोड़ के लाइन से पूरा शीशे की बोतल बिछा के उस पर टॉर्च जला रहे हैं, तो क्या देखेंगे, ये इधर उधर दुनिया भर की लाइट फैल गई। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन की कोई विशेष दिशा नहीं है, वो किसी भी रैंडम दिशाओं में फैल जा रहा है। अभी जैसे मान लो एक शीशा है और वो शीशा अगर ऐसा सीधा हो तो इस पर रिफ्लेक्शन का कुछ मतलब निकलेगा, कुछ टाइप में, मतलब किसी विशेष कंडीशन में रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ये स्टाइलिश हो, कुछ ये इस प्रकार का, क्या होगा, कुछ ये इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर, मतलब किसी भी पोजीशन में ये लोग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई इनका विशेष कंडीशन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होगा दो प्रकार के सरफेस से अच्छा खासा समझा जा सकता है। तो पहले वाले रिफ्लेक्शन को कहते हैं, फर्स्ट टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको समझ लो, उसके बाद तो आज इनका काम होके ही रहेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग लाइट की किरण को किसी सरफेस पर भेजें और लाइट की किरण क्या हो, रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करती हो, पालन तो हर एक को करेगा, लेकिन उसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे सपोज़ करो कि मान लो आपके पास एक सरफेस है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम इस पे पैरेलल प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये लोग रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हैं, ऐसे। तो इसको कहेंगे हम लोग ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर पैरेलल प्रकाश की किरणें किसी सरफेस से टकरा करके पैरेलल ही जाएं तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और इसमें इमेज कहीं बनता हुआ आपको क्लियर दिखेगा। वहीं एक और रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे ये, जैसे मैंने कहा था स्टाइलिश वाला, इस पे अगर आप पैरेलल प्रकाश की किरणों को आपतित कराओ, भेजो, तो क्या होगा, ये किसी भी तू चल मैं आता हूँ वाला पोजीशन हो जाएगा। ये रैंडम पोजीशन में इधर उधर हो जाते हैं। तो क्या होता है, इंसिडेंट आपतन तो होता है इनका पैरेलल, लेकिन परावर्तन हो जाता है इनका समांतर नहीं हो पाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब होगा, अगर हम लोग पैरेलल प्रकाश की किरणें किसी सरफेस पर भेजें और वहाँ से किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल हों तो उसको कहेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर समांतर जो किरणें जा रही हैं पैरेलल, अगर वो किसी सरफेस से टकरा रही हैं और टकराने के बाद वो फिर से समांतर नहीं हो पा रही हैं तो रेगुलर नहीं होगा, तो इसको कहते हैं इरेगुलर। लेकिन ये ज़्यादा इरेगुलर सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको लिखा जाता है डिफ्यूज्ड। क्या लिखा जाता है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में। तो रिफ्लेक्शन के आपने दो टाइप देखे, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज्ड। यहाँ रेगुलर में क्या होगा, इंसिडेंट रे, मतलब आने वाली किरणें अगर ये पैरेलल हैं तो जाने वाली किरणें भी पैरेलल ही होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो शायद आप ये रिफ्लेक्शन वाली घटना जान गए। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब होगा, अगर प्रकाश की किरणें किसी सरफेस पे टकराएं और टकरा करके वापस उसी मीडियम में वापस चले जाएं,
वहीं पे चली जाएं ऐसी गारंटी नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन उसी तरफ चली जाएं तो उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के दो टाइप होंगे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आपको जो आपकी किताब में पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपको क्लास 10th के साइंस में यानी फिजिक्स वाले कैटेगरी में चैप्टर में कह सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है आपको ये, लेकिन मैंने आपको इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिखा ही दिया। अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन के कानून कायदों पर। मिटाया जाए इनको, यस। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। ज़रूरी चीज़ क्या है, उसके लिए हमको एक सरफेस चाहिए जिस पे से रिफ्लेक्ट हो। ऐसा भी कोई सरफेस हो सकता है, ऐसा भी कोई सरफेस हो सकता है, कोई भी सरफेस हो, बस वो रेगुलर हो। तो उसके लिए हम लोग कानून कायदा पढ़ेंगे। मतलब रेगुलर नहीं भी होगा तब भी रूल यही लगते हैं, लेकिन वो जो रेगुलर और डिफ्यूज्ड का उसका आप अंतर समझे रहो। रेगुलर कहने का मतलब अगर ढेर सारी किरणों को भेज दिया जाएगा तो जिस प्रकार से समांतर आए थे उसी प्रकार समांतर निकल जाएगा, लेकिन ये जो डिफ्यूज्ड वाला होता है इसमें अगर पैरेलल आए हैं तो पैरेलल जाते नहीं। ये डिफ्यूज्ड वाला भी रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करता है और रेगुलर भी करता है, लेकिन डिफ्यूज्ड में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, परावर्तित किरणें, वो समांतर नहीं हो पाती। बस ये फ़र्क है, बाकी दोनों नियमों का पालन करते ही हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, हमको चाहिए एक सरफेस ये, और सरफेस कैसा होना चाहिए, मस्त स्मूथ होना चाहिए, मस्त पॉलिश वाला होना चाहिए। तो हम लोग बुक में अक्सर पढ़ा करते हैं कि लेंस वगैरह के बारे में, दर्पण ले लेते हैं, परावर्तक तल इसको कह लेते हैं, कहीं कहीं पानी ही परावर्तक बन जाता है, वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक रिफ्लेक्टर। उसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाने कहने का मतलब होगा प्रकाश की किरणें अगर पड़ेंगी तो उस पार निकलने नहीं पाएंगे, इनको रोक लिया जाएगा। कैसे रोकेंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, परावर्तन के लिए क्या क्या चाहिए, पहला चीज़ चाहिए हमको रिफ्लेक्टर। क्या चाहिए, रिफ्लेक्टर प्लेन भी कह सकते हैं, परावर्तक तल चाहिए। बिना इसके कैसे होगा, परावर्तक तल चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए हमको आपतित किरण चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे आपतित किरण। तीसरे नंबर पर हमको क्या चाहिए, आपतन बिंदु, कहाँ पे आपतित किरणें आके मिलेंगी, सारी चीज़ें। तो इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट या इंसिडेंस कह लो, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। और क्या चाहिए, परावर्तित किरण चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए, क्या चाहिए, आपतन कोण। इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंसिडेंस एंगल। आपतन कोण। और क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल।
परावर्तन कोण। और क्या चाहिए? 7वां नंबर नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब। और एक चीज़ हमको फ्री में मिल जाता है, फ्री में कि बाबू ले जाओ अपने साथ, उसको कहते हैं ग्लांस एंगल या ग्लांसिंग एंगल। इसको इसके अंग्रेजी में पढ़ो तो ठीक है, मतलब इसको कहते हैं परावर्तक तल से बनाया गया कोण। परावर्तक तल से आपतित किरण का कोण। तो आपने देखा कि परावर्तन जब होता है तो कुल इतने लोग उसमें होते हैं। अब आपका सिर देख के दर्द ना करने लगे कि 8 किस्म के लोगों को कैसे याद रखेंगे, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें सब लिखी हुई हैं। कुछ बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई है, सब छोटी छोटी चीज़ लिखी है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो। और आओ मैं इस साइड आपको समझा के दिखाता हूँ। हमको क्या चाहिए? परावर्तक तल चाहिए, यस। तो इसको क्या कहेंगे? ये हम लाइन जो खींच रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिश। क्या कहते हैं? पॉलिश। मतलब उस पार जाने नहीं दूंगा। और अक्सर ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में कह सकते हैं, यानी जो ये प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें होता क्या है, हम लोग लेफ़्ट साइड से आपतित किरण बनाते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए। राइट से भी आप बना सकते हो, लेकिन प्रायः बहुधा अक्सर ऑफन लेफ़्ट से ही बनाया जाता है, ये बात याद रहे। तो सपोज़ करो कि कोई एक लाइट की किरण यहाँ पे आई, ये लो आ गई। तो अब जो आई है यहाँ पे, उसी को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसी को? इंसिडेंट रे। वो देखो सब वहाँ पे लिखे, एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। वो वहाँ मस्त लिखा, खूबसूरत, दूसरा नंबर। तो अब ये जहाँ पे आके मिला, ये इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है, क्या नाम है इसका? इंसिडेंट पॉइंट। करेक्ट आपने बताया। अब ये जहाँ पे आके मिला है, यहाँ पे इस रिफ्लेक्टर, जो ये जो आपका रिफ्लेक्टर है, परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल पर और इस बिंदु पर, परावर्तक तल के इस बिंदु पर, परावर्तक तल से 90 डिग्री एंगल पर हम एक लाइन खींच देते हैं। इस परावर्तक तल से 90 डिग्री पर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, और इस खूबसूरत सी लाइन को कहते हैं क्या? नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। जी हाँ, नॉर्मल क्या होता है? रिफ्लेक्टर से 90 डिग्री पर हरदम होता है। जैसे अगर मान लो आपने एक शीशा ऐसे रख दिया, तो नॉर्मल कैसे होगा? अगर कोई लाइन इधर से गई तो जहाँ पे गई वहाँ पे ये इससे 90 डिग्री पर एक लाइन बना देना, वो हो जाएगा आपका नॉर्मल। मिटा दिया। ठीक, इतना चीज़ आप जान गए। इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टर से टकराई, और जहाँ पे टकराई वहाँ से आपने एक लाइन खींचा, वो रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक तल से 90 डिग्री पर था, तो उसको कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब हिंदी में तो समझ में ही आ गया होगा, अभिलंब। अब क्या हुआ? आप देख रहे हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बन रहा है। इसको कहते हैं हम लोग आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आई से। और इसी को कहते हैं हम लोग इंसिडेंस एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। तो इतनी बात आप समझ गए। अगली बात, अब जब वो आके यहाँ पे भिड़ी है, तो आप जानते हो लाइट की खासियत क्या होती है? लाइट सीधी चलती है। अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे 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 स्टाइल से चला जाता, लेकिन ये है तो स्टाइल से नहीं जा पाएगा, मुड़ेगा। तो मुड़ करके वो इस प्रकार से निकलेगा। तो जो निकलता आपतन बिंदु से जो लाइन, यानी रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद जो लाइन निकलती है,
उसी मीडियम में उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। जी हाँ। अब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कोई एंगल बना रही है, इसको कहते हैं आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। अब जितना उसमें लिखा था सब आ गया, कुछ चीज़ छूटा है, ये छूटा है। यह ग्लांसिंग एंगल मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर से जो कोण बना लेती है, इस कोण को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। इसको जी से लिखते हैं। आप ABCD थीटा बीटा गामा अल्फा किसी से भी लिखो। जैसे मान लो हम जी से लिख देते हैं, आप थीटी से लिख लो या थीटा से लिख, ये लो थीटा से लिख दिया। इसको कहेंगे क्या? ग्लांसिंग या ग्लांस एंगल। क्या कहेंगे? ग्लांस एंगल। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो इतने प्रकार के नाम उभर के सामने आएंगे। एक बार फिर से पहचान लो। जिस पे टकराएगा रिफ्लेक्टर या परावर्तक तल, जो लाइन आके टकराएगी उसको इंसिडेंट रे या आपतित किरण, जो टकरा के निकल के जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, और रिफ्लेक्टर से उस पॉइंट पर एक सीधा लंबवत एक लाइन खींचा जाएगा उसको कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल आई होगा उसको इंसिडेंट कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा उसको हम लोग आर कहेंगे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल। थीटा बीटा गामा जो मर्जी का आप उस संकेत से लिख सकते हो, लेकिन इन संकेतों के साथ नो छेड़खानी, ये ऐसे ही रहेंगे। आ गई बात इतनी समझ में? तो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के नियम की। क्या मैं इसमें से कुछ मिटा सकता हूँ कि नहीं? मिटा देता हूँ। लिख लिए होंगे, ईमानदार हैं आप। चलो कुछ सीखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ नियम, परावर्तन के कुछ नियम सीखते हैं। फर्स्ट वाला नियम। फर्स्ट वाला नियम क्या कहता है कि आपतित वाली किरण मतलब इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइन रिफ्लेक्टेड रे, और आपका जो नॉर्मल है, तीनों एक ही तल में एक ही प्लेन में होते हैं। अब इस एक प्लेन को समझ लो, काम खत्म। एक प्लेन कहने का मतलब है, आप मेरी उंगलियों को ध्यान से देख के समझ सकते हो। ये समझ लो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। एक ही तल कहने का मतलब होगा तीनों एक ही सिधाई में नज़र आएंगे ऐसे देखने पर, और यहाँ इसके बीच का एंगल आई होगा, इसके बीच का एंगल कौन होगा? आर होगा, और ये है आपका नॉर्मल। अब ये अगर मान लो ये गलती से इधर आ गए ऐसे देखना, तो ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं, भले ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो इससे मतलब नहीं है। मतलब आपका है एक ही प्लेन कहने का मतलब होगा तीनों एक ही सिधाई में होने चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। अगर मान लो ऐसा हमने किया तब भी तीनों एक ही सिधाई में होने चाहिए। ऐसे आगे पीछे अगर हो गए, भले ये इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल अभी भी बराबर है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के नियम का पालन नहीं करते, और ऐसा रिफ्लेक्शन कभी हो भी नहीं सकता कि किरणें आएंगी इधर, नॉर्मल होगा उधर और जाएंगी इधर। ऐसा कभी बन भी नहीं सकता। बिल्कुल बनेगा तो ऐसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बिल्कुल एक ही लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये पूरा एक प्लेन पर बना हुआ। अब मान लो एक ऐसे आता, वो इधर निकल जाता, आता इधर निकल जाता, भले इसके बीच का कोण वही है जो इसके बीच का कोण होता, तो ऐसा रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला रूल क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे या आपतित किरण कह सकते हैं। इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल कामा रिफ्लेक्टेड रे आर इन वन या सेम कह सकते हो, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है?
अब अगर पहला नियम काम कर रहा है तो दूसरा काम कर रहा होगा। वो नियम क्या है? नियम है इंसिडेंस एंगल या आपतन कोण हरदम बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल कह देना, जो मर्जी, आप लोगों की अंग्रेजी मजबूत ही है। इंसिडेंस एंगल को कहते हैं हम लोग आई, और ये होगा आर, और ये हैं कुल दुई नियम। कई नियम? दुई नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचना, अभिलंब ये नहीं कि बगल में खींच दिया कहीं। आपतन बिंदु पर अगर आपने अभिलंब खींचा है तो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब आप समझ गए। दूसरा नियम है आई और आर हरदम बराबर होंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ मैथ का। तो आपने देखा ये 90 डिग्री, क्या देखा आपने? 90 डिग्री। तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल होगा 90 माइनस आई बराबर हो गया थीटा, और ये एंगल होगा ये जो इधर है, क्योंकि पूरा 90 है तो ये होगा 90 माइनस आर। अब आप जानते हैं कि आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस आई, और 90 माइनस आई थीटा है, तो इस तरफ भी एंगल थीटा होगा। तो इसको दूसरी तरफ से भी समझ सकते हैं कि जो किरणें इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्टर से जितने कोण पर आती हैं, जाने के बाद किरणें रिफ्लेक्टर से उतनी ही कोण पर निकल करके जाती भी हैं। तो क्या आपको ये इतनी सारी बात समझ में आई कि नहीं? तीनों यहाँ जो लिखा हुआ तीनों एक ही प्लेन में हैं। अगर आप थोड़े बड़े बच्चे हैं जो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, मेरे बच्चों कक्षा 10 के लिए नहीं है। वो ये है कि अगर इंसिडेंट रे को हम लोग आई से दिखाएं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से दिखाएं और नॉर्मल को एन से, और तीनों को हम लोग वेक्टर से दिखाएं, तो यहाँ एक ही प्लेन कहने का मतलब मैथमेटिकली एक ही प्लेन कहने का मतलब होगा कि किसी दो का वेक्टर गुणा तीसरे का डॉट गुणा 0 के बराबर होगा। तो समझ लेना कि तीनों एक ही प्लेन में। या ऐसा भी हो सकता है ये आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, डॉट लगा दें आई वेक्टर, ये भी 0 हो सकता है। एन वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, मतलब किसी भी दो वेक्टर को लिया जाए, उसके साथ तीसरे वेक्टर का क्रॉस, ये दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस, और उसके साथ तीसरे वेक्टर का हम लोग लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 0 आएगा। और अगर कोई भी ऐसा वेक्टर होता है तो वो एक ही प्लेन में माना जाता है। कैसे? मैं उन लोगों के लिए ये बात बता रहा हूँ जो हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं में है। अगर वो देख रहे हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली कि अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 90 डिग्री होगा, या इधर या उधर। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, मतलब जैसे ये आई है और आर, तो अगर हम लोग आई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की बात करेंगे इसकी, तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अंदर होगा। और अगर हम लोग आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की बात करेंगे तो आउटसाइड यहाँ पे बाहर होगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। और अब आप देख रहे हो ये नॉर्मल और ये रिजल्टेंट होगा, तो नॉर्मल और रिजल्टेंट का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे साइन आता है, और साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो किसी भी दो का। जैसे मान लो इन दोनों का हम लोग क्रॉस गुणा किए तो रिजल्टेंट या तो इधर आएगा या तो उधर आएगा 90 डिग्री पर, और वो इसके साथ भी 90 बनाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस गुणा होगा तो इसका जो परिणामी आता है वो उससे 90 पर होता है। मान लो इन दोनों को आपने लिया तो इन दोनों का परिणामी 90 पर होगा, और वो 90 इसके साथ भी 90 बनाएगा, तो इसका कास वाला गुणा मतलब डॉट वाला गुणा 0 हो जाएगा। तो आप तीनों को एक ही प्लेन कहने का मैथमेटिकली या वेक्टर रूप कह सकते हो कि किन्हीं दो के इक्वेशन ले लो, उनका क्रॉस गुणा कर दो, और उनके क्रॉस गुणा में तीसरे वाले का डॉट गुणा कर दो। अगर वो 0 हो जाएगा तो तीनों एक ही प्लेन में माने जाएंगे। अब मैं वापस आता हूँ अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है, कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों के लिए, कि
आपको केवल ये 2 नियम याद रखने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हरदम बराबर होते हैं और रिफ्लेक्टर से इंसिडेंट एंगल जिस कोण पर आती है जाते समय उसी कोण पर निकल के बाहर भी चली जाती है। अब आओ मैं कुछ आपको प्रश्न देता हूँ कि आपने आज क्या सीखा, उसको हम लोग लगाएंगे भी। या इसको रहने देता हूँ और सवाल देता हूँ आप लोगों को। चलो, सवाल नंबर फर्स्ट। स्याही ख़त्म हो रही है कुछ कुछ, खैर जाने तो, वीडियो भी बड़ा हो रहा है। यह है आपका रिफ्लेक्टर। हमने कहा एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे आई है, आर का मान कितना होगा रिफ्लेक्टर से, मतलब ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है, आर का मान निकालना। फटाक से दिमाग लगाओ। एक इमेज बना लिया है, नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल रिफ्लेक्टर से 90 डिग्री पर होता है, तो ये 30 है तो ये बचेगा 60 और इसको कहते हैं आई। और अगर आई 60 है तो आर भी 60 होगा। खटाक से आंसर। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 है कि कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल से 60 डिग्री पर निकल के जा रही थी, मतलब आर की वैल्यू 60 डिग्री है, ग्लांसिंग एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये फटाक से बनाया। यहाँ आई इक्वल आएगा 60 डिग्री तो ग्लांसिंग एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों जोड़ के 90 होता है। मतलब थीटा प्लस आई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो आप ऐसे सवाल लगा ले जाओगे। 2 विशेष कंडीशन है। विशेष कंडीशन क्या है, अगर आपतित किरण रिफ्लेक्टर से 90 डिग्री पर आ जाए तो क्या होगा। मतलब अगर आई की वैल्यू, पहले आई की वैल्यू कितनी आएगी मैं आपको बताता हूँ। अगर रिफ्लेक्टर पर 90 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आ जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब भी उसी पर होगा और इस दशा में आई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आई बराबर 0 हो जाए और आर बराबर 0 हो जाए तो इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। और ऐसी दशा में ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण और रिफ्लेक्टर के बीच जो कोण बनता है उसका हम लोग कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। अब अगर ये खिसक के ये यहाँ आ जाए तो ये पूरा 90 हो जाएगा और आई और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं बचेगा। तो अगर ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर अभिलंबवत आ रही है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। अभिलंबवत कह के 90 नहीं समझना, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब लंबवत आएगा तो नॉर्मल और आई के बीच 0 हो जाएगा, आर और नॉर्मल के बीच में 0 हो जाएगा। इस दशा में रिफ्लेक्टर से इंसिडेंट एंगल 90। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर अभिलंबवत प्रकाश की किरण आ रही है तो आई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि अगर प्रकाश की किरण सरफेस के समांतर चली जाए तो क्या होगा, सरफेस से टच करके चली जाए तो क्या होगा। ऐसे मतलब अगर किरण ये इसी पर से जाती तो क्या होता, तो यहाँ पे मान लो हम एक बना देते हैं अभिलंब, तो क्या होगा, ये अभिलंब से 90 डिग्री पर आई है तो जाएगी भी 90 डिग्री पर। मतलब क्या हुआ कि अगर आई इक्वल 90 है तो आर इक्वल 90 है तो ग्लांसिंग एंगल थीटा 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर प्रकाश की किरण सरफेस से टकराती हुई जा रही है, सरफेस को स्पर्श करती हुई निकल के जा रही है, तो इस दशा में आपतन कोण भी 90 होगा और परावर्तन कोण भी 90 होगा, लेकिन ग्लांसिंग एंगल आपका 0 हो जाएगा। और इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या कहते हैं, चरने वाला, जैसे गाय भैंस चर नहीं लेती हैं वैसे ग्रेजिंग इंसिडेंस।
अगर आपतित किरण सरफेस को स्पर्श करती हुई जा रही है तो उसको कहेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस, और ऐसी दशा में आपतन कोण 90 होगा, परावर्तन कोण 90 होगा, ग्लांसिंग एंगल थीटा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में आओ। अब मैं आपको एक दो और सवाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ रिफ्लेक्शन, ताकि जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो कठिनाई ना हो। अब की बार हम क्या करते हैं, ये मस्त वाला एक सरफेस लेते हैं। हाँ, बहुत हो गया प्लेन बना बना के। सपोज करो ये है एक आपतित किरण आई। अब इसका अभिलंब कैसे बनाएं? उसका तो अभिलंब जानते थे, लंबवत बना दें 90 डिग्री पर। इसका कैसे बनाएंगे? तो जो कोई चीज़ गोल होती है उसका एक सेंटर होता, सपोज करो यहाँ सेंटर है, सेंटर से जहाँ पे पॉइंट टच हो रहा वहाँ से एक लाइन मिला देना, और ये लाइन जो जाएगी इस लाइन को कहेंगे हम लोग नॉर्मल। कहीं भी ये यहाँ मिला दिया, कोई एक लाइन आ रही है, तो अब इस लाइन पर नॉर्मल कैसे बनाए? इस पॉइंट पे सेंटर से उसको मिला देना, जो लाइन निकल के जाएगी उसको कहते हैं नॉर्मल। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर है या गोल है, स्फेरिकल है, तो उसके सरफेस पर जो अभिलंब होगा वो उसके सेंटर से होता हुआ जाएगा। मतलब क्या है, उस पॉइंट पर उसकी त्रिज्या बना दो और त्रिज्या को बढ़ा के बाहर निकाल दो, वही हो जाएगा उसका नॉर्मल। तो अब अगर मान लो ये एंगल थीटा है, आई इसको कह सकते हैं, तो ये उतनी ही डिग्री पर जाएगा, उसको कहेंगे आर। अब अगर यहाँ पे हमको बनाना है ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो इससे 90 डिग्री पर आएगा और 90 डिग्री पर चला जाएगा। मतलब ये है कि अगर गोलीय सरफेस का कोई भी चीज़ है तो उसको स्पर्श करती हुई अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वहाँ पे आपतन कोण 90 होगा और परावर्तन कोण भी 90 होगा। आई बात समझ में? समझ में आ ही गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। आओ एक दो मस्त सवाल करते हैं। सपोज करो आपके पास एक रिफ्लेक्टर, परावर्तक तल, और एक है रिफ्लेक्टर ये यहाँ पे, दोनों आपस में जॉइंट हैं। ये लो, हमने कहा एक लाइन गई यूँ, एंगल बना रही थी 60 डिग्री। अब आप इसका रूट बनाओ, मतलब इसका रिफ्लेक्शन दिखाओ कैसे कैसे होगा। तो हम भी निकले होशियार, हमने तुरंत वहाँ बनाया एक नॉर्मल, क्योंकि हम जानते थे इंसिडेंट जहाँ होता वहीं पे नॉर्मल फटाक से बना लिया ये सरफेस से 90। तो अब ये 60 हुआ तो ये कितना हो गया 30। वाह होशियार। अब ये 30 पर आया है तो 30 पे जाएगा भी, आप जानते हो आई बराबर आर। ये लो इनको निकाल दिया। अब ये एंगल पहले से 90 था, ये एंगल 30 पे गया तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तुरंत फिर यहाँ पटाख से क्या बना, एक नॉर्मल, जहाँ टच करे वहीं नॉर्मल बना दो। ये 30 तो ये क्या होगा 60, और 60 पे आया तो 60 पे गया। आई बात समझ में? ये लो डिजाइन बन गया। इस प्रकार से बन जाएगा इसका रूट। कैसे बनाए? फटाक से तुरंत 60 पे आया, नॉर्मल बनाए, 30 हो गया, 30 इंसिडेंट हुआ तो आर की वैल्यू भी 30 हो गई। ये जा रहा था वहाँ जाके टकराया और जहाँ जाके टकराया तो क्या हो गया, इस प्रकार की स्टाइलिश इमेज बनी। और ये इसको कहते हैं गणित में एकांतर कोण। तो ये 30 तो ये 30, ऐसे भी सोच सकते हो, ये 30 तो ये 60, ये 60 या 90 तो 30। तो अब 30 पे आया, अभिलंब खींच लिया तो ये हो गया 60, इधर 60 तो इधर 60, तो इमेज वैसे चला गया। मतलब क्या हुआ, जो शुरुआत में था आई वो 30 था, निकल के जाने वाला आर 60 है। आई बात कुछ समझ में? यहाँ पे आई 30 आर 30, दूसरे वाले सरफेस के लिए आई 60 आर 60 है। चलो एक और इमेज, और आज का अंतिम इमेज। अब की बार दम है तो बनाओ। सर जी चैलेंज दे रहे हैं। ये लियो, रिफ्लेक्टर है आपका, चलो बनाओ। हमने एक लाइन भेजी इस पर और ये एंगल है 60 डिग्री, हमने भी 60 डिग्री पर भेज दिया इंसिडेंट। तुरंत आप क्या बनाओगे, एक नॉर्मल, कितनी पर सर जी 30।
तो 30 पर आया है समझ लो, क्योंकि नॉर्मल से जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं। तो 30 पे जाएगा, अभी चला भी गया 30 पर, तो ये कितना हो गया 60, 60 120, तो बचा कितना 60। अब यहाँ नॉर्मल खींच लेंगे तुरंत, क्या खींच लेंगे नॉर्मल, तो ये 60 हो गया, तो कितना हो गया 30। अब 30 पर यहाँ पहुँचा तो यहाँ से 30 पे निकल भी जाएगा, क्या होगा 30 पे निकल भी जाएगा। आई बात कुछ समझ में। डिजाइन कैसे बनाते हैं देखो, सिंपल है। 60 डिग्री पर इधर आया था, जहाँ आया वहीं पे नॉर्मल बना दिया, ये 60 तो 30। अब ये 30 है तो नॉर्मल से 30 पर रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि वो रूल है आई इक्वल आर। 30 पे वो यहाँ जाके मिला, अब जहाँ जाके टच हुआ उसके बाद के हिसाब की देखो 30 था तो ये 60 हो गया, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री पर होता। अब ये 60 पहले से 60 था, 60 60 120, 60 180, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बना लिए फटाक से नॉर्मल, ये 60 तो ये 30 90 हो गया। अब 30 पे गया समझ लो उस सरफेस पे, तो 30 से निकल भी जाएगा। आई बात समझ में। तो शायद आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अभी तो रिफ्लेक्शन की घटनाएं पढ़नी बाकी है, यहाँ हम आपको सिखा रहे थे रिफ्लेक्शन। तो ये था आज का हमारा छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सेक्शन लेक्चर वीडियो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर रिफ्लेक्शन पर आधारित। इसमें हमने आपको रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश की, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टर, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ग्रेजिंग इंसिडेंस और नॉर्मल इंसिडेंस, जो भी होता है हमने रिफ्लेक्शन से संबंधित आपको हर एक बात बताने की कोशिश की है। उम्मीद है, मेरा विश्वास है मुझे, आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी है आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई शंका, तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए आप हमको। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में इसके, और वहाँ पे फिर एक अच्छे और नए लेक्चर के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय बाय।